लेक्चर नंबर हमारा 27 है और चैप्टर है हमारा 4। हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन कल हमने क्या पढ़ा था? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। फिर हमने इन्हीं दोनों के साथ ही पढ़ा था रिटर्न टू स्केल, ऐसे ही था। और रिटर्न टू स्केल में हमने क्या पढ़ा था? टोटल कॉस्ट, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिल सकता है? एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है? यू शेप। ओके जी। फिर हमने ये भी पढ़ा जो टोटल कॉस्ट होती है उसके दो हिस्से होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। और अगर इनका बिहेवियर हम देखें तो इनका बिहेवियर कैसे होगा? ये कौन सा बिहेवियर होगा? वेरिएबल का, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अगर आउटपुट जीरो होगा, प्रोडक्शन जीरो होगी, तो वो भी जीरो होगी। और ये शाबाश। अगर मैं इन्हीं कॉस्ट का 1 2 3 इन्हीं कॉस्ट का मैं एक और बिहेवियर निकालूं, कौन सा बिहेवियर? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कोई बताएगा इसका बिहेवियर कैसे होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। इसका बिहेवियर कैसे हो सकता है? देखो, हमने ये देखा कि जो फिक्स कॉस्ट है ना वो चेंज नहीं होनी। अगर वो 10 लाख है, ये आपको नजर आ रहा है? ये वाला कैमरे में आ रहा है? 10 लाख, ठीक है। 10 लाख है और अगर 1000 यूनिट बने तो कितनी कॉस्ट आएगी? 1000 पर यूनिट, ठीक है। और अगर ये 10 लाख ही हो, क्योंकि ये चेंज नहीं होती है, तो कितनी कॉस्ट? अगर 10,000 यूनिट हो जाए तो तब कितनी कॉस्ट आएगी? 100 पर यूनिट। इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिट अगर बढ़ते जाएं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाती है। तो इसका बिहेवियर जो होता है वो कुछ ऐसे होता है। कॉस्ट आउटपुट यहां से स्टार्ट होनी है। सपोज करते हैं ये 10 लाख है और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर क्या है? यही था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी सेम बिहेवियर होता है, वो भी यू शेप होती है। समझ आ गई बात की? यू शेप क्यों होती है? क्योंकि जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है वो कम होगी, फिर क्या होगी? कांस्टेंट, और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कोई क्वेश्चन यहां तक? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब आज हम बात करते हैं एक न्यू कॉस्ट की, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। सपोज करते हैं हमने 1000 यूनिट बनाया और इसकी टोटल कॉस्ट है 2 लाख। अब हमने 1001 यूनिट बनाया और इसकी टोटल कॉस्ट हो गई 2,01,100, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना हुई? चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना आया? 100। हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? तो मार्जिनल कॉस्ट कितना हुई?
100, इसको हम MC कहेंगे, ये कितना हो गई 100, ठीक है। इसी तरह यूनिट है 1000 तो कॉस्ट है 2 लाख, यूनिट हो गए 2000, नहीं 2 नहीं 1100, और कॉस्ट हो गई 2,10,000। अब मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? नहीं, हमने क्या कहा है, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, 10,000 आ गए। यहां पे कितने यूनिट बने, तो हमने 1 यूनिट की बात की है ना, तो क्या करेंगे, 10,000 को डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो कितनी कॉस्ट, 100। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी। समझ आ गई बात की? मार्जिनल कॉस्ट को हॉकी कॉस्ट कर्व भी कहा जाता है, या जे कॉस्ट कर्व भी कहते हैं, इसको हॉकी भी कहते हैं, CKEY, या जे कर्व भी। अस्सलाम वालेकुम जी, जी भी क्लास में हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसको नोट कर लें। हो गया नोट? आप मोबाइल से क्या कर रहे हैं? अपनी तो नहीं सेल्फियां खींच लेते? मैं कह रहा हूं अपनी तो नहीं सेल्फियां खींच लेते? लीजिए, हम लोग थोड़ा सा बुक पे आते हैं और मैं ये चीजें आपको दिखाता हूं कि हमने कहां से की हैं। ये वाला कल हमने शुरू किया था, प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन, ऐसे ही था। और उसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाला जो लगा हुआ है ना, ये करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत करो इसको। ये वाला हमारा हो चुका। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मैं करवाता हूं किसे कहते हैं, इसको छोड़ दें अभी। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन हो चुका हमारा। ये सारे फॉर्मूलाज याद रहेंगे अब? पक्की बात है ना? ठीक है, इन फॉर्मूलाज में से क्वेश्चन नहीं आता अभी तक जितना करवाया, इसमें से शायद 1 नंबर का क्वेश्चन आए। फिर उसके बाद ये देखिएगा हमारे पास, इसको मैं ऊपर से ही करवा देता हूं, उधर बनाने की जरूरत नहीं है, पेपर में ये बनाना नहीं है आपने, ठीक है। पेपर में इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ मोटा मोटा यहीं पे समझाने के लिए। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट देखी जाए तो कितनी प्रोडक्शन है, 0, कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन हमने ये चीज का अंदाजा लगा लिया कि अगर प्रोडक्शन 0 भी होगी लेकिन फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही होगी, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो रही है, 10 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी, जब तक प्रोडक्शन नहीं करेंगे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज नहीं करेगी, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी। टोटल कॉस्ट कितना होगी, क्योंकि हम लोगों को पता है टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो दैट वुड बी अराउंड 10। हो गई बात? आगे चलिए जी, अब यूनिट पर इनको छोड़ दें, अभी बारिश हो रही है, लेवल है यार, बाइक पे ही आना चाहिए ना, लैपटॉप गीला हो जाना। आप लोग बाइक पे आए हैं, चिंची पे आए हैं, चलो कोई बात नहीं है, बड़े होके बाइक ले लेना ऐसे मौसम के लिए। भागलपुर में कौन सी बाइक है? 125 है, चल सही है। फिर आगे चलते हैं। 1 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, जैसे ही यूनिट प्रोड्यूस हुआ हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनकर हो गई, कितने रुपए, 9 रुपए। फिक्स कॉस्ट तो 10 ही है भाई साहब, जितने मर्जी यूनिट प्रोड्यूस हो जाए वो 10 10 10 10 10 वो नहीं चेंज हो रहे जो फिक्स कॉस्ट वाले हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 9 रुपीज आ गए, तो टोटल कॉस्ट कितनी बनी, 19, 10 जमा 9, 19। आगे क्या लिखा हुआ है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्शन। तो भाई 10 रुपए फिक्स कॉस्ट है, टोटल प्रोडक्शन अभी तक हमने 1 यूनिट किया तो वो 10 की 10 ही आ गई, ऐसे ही है। ओके, उसके बाद एवरेज, सॉरी और क्या था, हाँ,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो कैसे आएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। तो 9 रुपीज इनकर हुए, डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 9 आ जाएंगे। अब ये क्या है? टोटल एवरेज कॉस्ट। टोटल एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। तो 19 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो 19 आ जाएगा। अब आ गया जी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? डिफरेंस लेंगे इन टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट पहले कितनी थी? 10, अब कितनी है? 19। तो 10 और 19 का फर्क कितना हुआ? 9। तो ये आ गई, ठीक है। उसके बाद 2 यूनिट प्रोड्यूस हुए तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, कम 17 हो गई। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये, पर यूनिट नहीं है। तो 17 हो गई, फिर 24 हो गई, 30 हो गई, 37 हो गई, एंड चलते चलते जब हमने सबको उन पे डिवाइड करना शुरू किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आना शुरू हुए। अब इस स्केड्यूल को बनाना क्यों नहीं है मेरे नजदीक? क्योंकि मैंने आपको बिहेवियर पहले ही सिखा दिया। तो बिहेवियर क्या है? यू शेप बिहेवियर है। कैसे यू शेप है? जरा देखते हैं एवरेज कॉस्ट को, एवरेज टोटल कॉस्ट को देखते हैं। एसी को पहले, एसी कम हो रही है, कहां तक कम हो रही है? 9.1 तक कम हुई, यहां तक इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ये देखिए कैमरे में आ रहा है ये वाला, ये बोर्ड तो नहीं आ रहा उसके आगे, जहां पे मेरी उंगली है कैमरे में आ रही है, ये वाली उंगली कैमरे में आ रही है, बस ठीक है। फिर तो इसका मतलब यहां तक कम हो रही है, उसके बाद कांस्टेंट हुई है, कांस्टेंट हुई, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और उसके बाद इंक्रीज हो गई। ऐसा ही है। वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल भी कम हो रही है, कहां तक कम हुई? यहां तक, ये बॉटम है उसका, ठीक है ना। ये और ये तकरीबन लगभग एक यूनिट के फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और उसके बाद फिर क्या हुआ? इंक्रीज, फिर 7.5, 7.7 और 8, ऐसा ही है। लेकिन आपने एक बात नोट की, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा। ये 19 है और वो 9 है, ये 13.5 है, वो 8.5 है, ये 11.3 है, वो 8 है, ये 10 है, वो 7.5 है। इस वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा नीचे रहेगी, वो नीचे रखी हुई है ना, ऐसा ही है ना। आगे मार्जिनल कॉस्ट का कैसे बिहेवियर होता है? मार्जिनल कॉस्ट शुरू में कम होती है, कहां तक कम हो रही है? 6, यहां तक। फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो गई, और देखो एवरेज कॉस्ट से भी ज्यादा बढ़ गई है। यहां पे देखो बढ़ गई है ना, एवरेज कॉस्ट से भी ज्यादा। यहां पे 10 है और यहां पे 9.3 है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो बहुत ही ज्यादा है। ये देखो 7.5 और 8, 9, 7.7, 10 और 8। तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इसको माइंड में रखते हुए या वैसे ही अपना कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हुए ड्रॉ करूं तो देखिएगा ये कैसे ड्रॉ होगी। आपने स्केड्यूल को याद नहीं रखना, फिर बार बार मैं वही आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं। ये आउटपुट है, ये कौन सी कॉस्ट है? एसी। अब तुम लोगों को ऐसे याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कौन सी कॉस्ट है? एवीसी। ये कौन सी कॉस्ट है? एएफसी। और ये कौन सी कॉस्ट है? एमसी। ये कौन सी कॉस्ट है? एमसी, मार्जिनल कॉस्ट करो। ये हमेशा ऐसे ही बनेगी, बात याद रखिए, पक्की बात है। कोई प्रॉब्लम परेशानी यहां तक? कोई क्वेश्चन नहीं है? दोबारा देखो, सिर्फ मैं एमसी और एसी का बिहेवियर बनाता हूं। सिर्फ मैं किसका? एमसी और एसी का बिहेवियर बनाता हूं। घर में इसको 10 दफा प्रैक्टिस करनी है। एमसी एसी को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, एमसी एसी को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, जहां पे ये दोनों बराबर होंगे, वो एसी का लोएस्ट पॉइंट होगा। वो एसी का कौन सा पॉइंट होगा? लोएस्ट पॉइंट होगा। ये बात याद रखनी है। हमेशा एमसी एसी को बॉटम से इंटरसेक्ट करेगी, हमेशा। समझ आ गई? इसको नोट कर लें। हो गया? तो बुक में कुछ इस स्टाइल की बनी हुई है, हम इसको इग्नोर करेंगे, हम सीधा स्ट्रेट लाइन को फोकस करेंगे। टोटल बिहेवियर है, इसमें से शायद एक क्वेश्चन आ जाए या ना आए। क्या ये डायग्राम की समझ आ रही है?
पक्की बात है। AFC लगा हुआ है, AVC है, ATC है और MC उसको नीचे से कर्व कर रहा है। ठीक है, क्या MC आपको हॉकी शेप नहीं लग रहा? यहां J शेप नहीं लग रहा? समझ आ गई ना बात की? बस आपने ऐसे ही याद रखना है इसको। बिहेवियर मेन याद रखने की क्या बात है कि MC हमेशा बॉटम से इंटरसेक्ट करेगा AC को। ये बात याद रखनी है आपने, ये कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा पेपर में। उसके बाद जी मार्जिनल कॉस्ट की समझ आ गई? पक्की बात है? पक्की बात है। अब क्वेश्चन ये है कि जो प्रोडक्शन है कितनी करनी है हमने। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया, प्रोडक्शन कहां तक करनी चाहिए हमें? जहां पे MC AC के इक्वल हो, जहां पे MC AC के इक्वल हो वो बिल्कुल AC का बॉटम होता है, वहीं तक प्रोड्यूस करना। उसके अलावा प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो फायदा होने की बजाय नुकसान हो, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से MC और AC का बिहेवियर सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि अगर आप रियल में प्रोडक्शन कर रहे हो, ये रियल में बड़े काम की चीज, रियल में प्रोडक्शन कर रहे हो तो यहां तक करनी है, उसके बाद छोड़ देना। कोई एतराज? पक्की बात है? चलें आगे? है? तुम लोगों को इसकी रियल में एप्लीकेशन दिखाऊं? वैसे ही बच्चे काम में लो भाई, पूरा इंटरनेट छान मारना, ये वाला लेक्चर तुम लोगों को मिल जाए तो मुझे कहना आके। किसी को इसकी रियल एप्लीकेशन बहुत कम लोगों को पता है कि ये कहाँ पे यूज होता है। ये जो बिहेवियर नहीं दिखाया आपको, अभी मैं आपको ये बिहेवियर दिखाने लगा हूं। गोरों ने पता है क्या किया? पाकिस्तान यूनियन को किताबों में ले आए, गोरों ने उठा के इनको मार्केट में रख दिया। इसको वाइट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सही नजर आए। गोरों ने उठा के इसको किस में रख दिया? मार्केट में, जहां से वो पैसा कमा पाए। और हम लोगों ने किस में रखा है इसको? हैं प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इनको किताबों में रख दिया। किस में रख दिया भाई? बुक्स में। और देखो गोरों ने कमाए इससे बेतहाशा पैसे। क्या कमाए? और हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने तबाहियां फेरी। अब बात गौर से देखिएगा, तुम लोगों को समझाने लगा हूं। ये देखो, ये रेड लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, पॉइंट को जरा याद रखना, ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये एक बिहेवियर है जो यहां से आइडेंटिफाई होता है। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना सा बताऊंगा। जैसे ही रेड लाइन ऑरेंज को नीचे से ऊपर की तरफ इंटरसेक्ट करे तो मार्केट ऊपर जाती है, आप चीज को खरीदो, ऊपर जाके बेचो। ठीक है, और जैसे ही ये रेड लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा? मार्केट नीचे चली जाएगी। यहां पे इंटरसेक्शन हुई तो ये देखो ये ड्रॉप कर गई है। ठीक है, यहां पे इंटरसेक्शन होती है तो ये यहां से लेकर यहां तक मार्केट ऊपर गई है। क्लियर हुई बात? ये इसको कहते हैं इंडिकेटर्स, और इसके ऊपर गोरों ने यहीं से बनाया था। ये पहले नहीं होते थे, यहीं से आए हुए हैं। आप लोग मूविंग एवरेजेस पढ़े हो? कभी पढ़ी हैं? FSE में, मैथमेटिक्स में मूविंग एवरेज कभी नहीं पढ़ी? I2B में, आईकॉम में आप लोगों में से किसी के मैथ्स में क्या होती है मूविंग एवरेज? ये मूविंग एवरेजेस गोरों ने कैलकुलेट की और इसका बिहेवियर ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं जैसे ये कर्व्स हैं। उन्होंने काफी कर्व्स बनाई इसके ऊपर ऐसी ही, जो कि इसका प्रूफ देती हैं। जैसे उन्होंने ये नहीं एक चीज बनाई, यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं।
चलो मैं इसकी लाइंस थोड़ी सी आप लोगों के लिए बड़ी कर दूं। अब देखिएगा, इसको ऊपर की तरफ मैच कीजिएगा। जैसे ही ये येलो लाइन ब्लू लाइन को कट करती है, मार्केट ड्रॉप करती है। ड्रॉप का मतलब शेयर प्राइस गिर जाएगी। यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है इसके बिल्कुल ऊपर देखिए, मार्केट नीचे आ रही है। येलो लाइन ने इंटरसेक्ट की है किसको? ब्लू लाइन को, ऊपर की तरफ, और मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। और जब यहां पे इंटरसेक्शन करेगी, कौन इंटरसेक्शन करेगी? ब्लू लाइन येलो लाइन को नीचे से ऊपर की जानिब, तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी। यहां से यहां तक प्राइसेस ऊपर गई, लेकिन फिर ब्लू लाइन और ये येलो लाइन ने उसको पकड़ लिया। ये जो येलो लाइन है ये भी कॉस्ट बिहेवियर है, इसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथन इंडेक्स। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही कॉस्ट पे बिहेवियर से डिज़ाइन किया गया था, उससे पहले नहीं था। ये आज से 30 साल पहले नहीं होते थे, 30-35 साल पहले नहीं थे। हमारे प्रोफेसर्स ने इन थ्योरीज को बस बुक की हद तक रख के ख़त्म कर दिया, इनके आगे कुछ नहीं किया। इन गोरों ने भाई साहब ये चीज़ें बना के कमाल कर दिया, मार्केट में अन्नी डाल दी। समझ आई बात की? चलें आगे चलते हैं, इसको रहने देते हैं। भाई अगर अमीर होना ना, तुम लोगों को बता रहा हूँ, ऑनलाइन वालों भी सुन लो और तुम लोग भी सुन लो, 1 साल के लिए इसमें पैसे डाल दो। ये सुशी कॉइन है, इतने जितने तेरा दिल करे डाल दे यार। मुझसे नहीं पूछना कहाँ से डलेंगे कैसे डलेंगे, वो मैं ये कॉलेज की पॉलिसीज के खिलाफ है। बड़ी लड़ाइयाँ की हुई हैं यार इसके ऊपर। वो एक पुरानी जगह पे होता था, वहाँ पे ख़त्म ही नहीं होते थे उनके मसाइल। ये जो दरमियान में ग्रीन लाइन है, इनको इग्नोर करो। तुम लोगों को मैं दिखाने क्या लगाऊं, ये तकरीबन ना साल 1.5 साल में, 2024 को माइंड में रखो, 2024 को ये तकरीबन 27 पे जाएगा, $27 पे जाएगा। अभी कितने पे है? 98 सेंट पे है। कितने पे है? 98 सेंट पे है। इसको बात को लिख के रख लो, 2024 में तुम लोग कैफ के आखिरियां कर चुके होगे, या तो कैफ क्वालिफाई करके आर्टिकल्स में जा रहे होगे या जाने वाले होगे। तो मेरी बात को जरूर याद रखना, ये $27 पे जाएगा। हो सकता है 2023 के एंड पे चला जाए। सपोज करो तुम लोगों ने यहाँ पे $100 डाल दिया, तो $2700 बन जाएगा। हाँ, $2400-2500 बन जाएगा। $100 आप लोगों का सुशी है। ठीक है, अगर आपके अब्बा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसे कहते हैं SIP। SIP कहते हैं किसे कहते हैं SIP? और नहीं यार, SIP स्ट्रेटेजी का नाम है। अपने अब्बा को कहना ये एक कॉइन है, ठीक है, ये दुनिया की ब्लॉकचेन है, थर्ड बिगेस्ट ब्लॉकचेन है। क्या होती है, छोड़ दो इसको। अब्बा को अगर आप हर महीने 10,000 रुपये सेव करते हैं ना, तो 6,000 रुपये इसमें डालते जाएं अगले 5 साल के लिए। 6,000 हर महीने इसमें इन्वेस्ट करना है 5 साल के लिए। पोल्का डॉट है, ये थर्ड बिगेस्ट ब्लॉकचेन है अराउंड द ग्लोब। ठीक है, और ये देखो ये कहां से नीचे आया हुआ है, ये 55 से नीचे आया हुआ है, ये 54 से नीचे आया हुआ है, और अभी $7 पे है, क्योंकि अभी बेयर मार्केट है। पूरी दुनिया के हालात बड़े नासाज हैं, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, तो लोगों ने पैसा निकाला हुआ है। थोड़े से हालात स्टेबल होते हैं, इसने वापस $30 पे चले जाना है, तो पैसा तो आपका 3 गुना तभी हो जाएगा। तो अब्बा को 10,000 रुपये में से 6,000 अगर बचाते हैं तो 6,000 डालते रहे इसमें, हर महीने 6,000 डालो। 5 साल बाद दुआएं दोगे मुझे, अगर मैं जिंदा हुआ तो। मर गया हुआ तो फिर भी दुआ दे देना, शायद लग जाए और मैं जन्नत में चला जाऊं। समझ आई बात की? चलें बस, ये को फ्री में इतनी टिप कोई भी नहीं देता यार। मैं अपने टीचर के तरले किया करता था, तब जाके कहीं वो पता नहीं छोटा सा काम देता था, मुझे सिखाता था, और वो भी किसी ना काम का। उन सर को मैं दुआ नहीं देता क्योंकि मैंने बड़े तरले कर छोड़े थे यार, सर सिखा दें, कुछ सिखा दें, कुछ सिखा दें। पाकिस्तानी ने नहीं सिखाया, एक कनाडा का सिख है, उसने सिखाया था मुझे। कनाडा में होता सिख है वो, उसने सिखाया था मुझे ये। शुरू में उसने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, फ्री में सिखा दिया था।
तो हमारे पाकिस्तानी ऐसे मरदूद हैं, सिखाते ही कुछ नहीं है। बड़ा अमीर आदमी था यार, सर के पास होती थी पुराने मॉडल की खैबर टूटी हुई गाड़ी, भाई साहब एक झटका लगा, सर ने नई GL ले ली। चलें जी, बात पैसों की नहीं है, बात है चीज़ों को सिखाने की। तो बता मैंने दिया, पोल्का डॉट है आपके पास, 6,000 रुपया 10,000 जितनी आपकी पसली है उसमें से 50% सेव कर लो बैंक में, या 60% इन्वेस्ट कर दो, 40% सेव कर लो, बाकी मर्जी है आप लोगों की। 5 साल तक करते रहो ऐसे, निकलवाना नहीं, लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। मैं आप लोगों के साथ ना एक वीडियो क्लिप शेयर करूंगा, या शायद यहीं पे दिखा दूं। मैं क्लास में खड़ा था और तब पोल्का डॉट होता था $35 का, तो मैंने कहा था ये 55 पे जा रहा है, 4 दिन बाद 55 पे चला गया था, 54.9 है ना। तो तब मेरी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के पास था, मैंने कहा सब बेच दो। तो उसमें से एक मोहतरमा ने नहीं बेचा था, उसने कहा था ये $100 पे जाएगा तो बेचूंगी। तो सही है, उसका अपना एक विजन होगा। तो अभी ये $7 पे है। मैंने अपनी लाइफ में जब इसको फर्स्ट टाइम खरीदा था तो $14 पे खरीदा था, अभी तो ये मुफ्त में मिल रहा है। 5 साल बाद इसकी प्राइस क्या होगी? 5 साल बाद इसकी प्राइस कम से कम $100 होगी। 2025 में कम से कम $100 का कॉइन है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। चलें वापस आते हैं, आप लोगों को इतना कुछ बता दिया। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व कॉन्सेप्ट जो एनवलप कर्व बनती है, कल बता दिया था। अब आते हैं यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नहीं जी भाई साहब, बहुत आसान इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं, इतना ज्यादा लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा लिखा हुआ है ना, ठीक है, जैसे करवाऊंगा वैसे याद रखना, पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसको घर जाके, बस मेरी बातों को याद रख लिया करो, काफी होगा आपके लिए। मिटा दूं ना इसको? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब सिंपल सी बात याद रखो, अगर हम बड़े पैमाने पे कारोबार करते हैं, कौन से पैमाने पे? बड़े पैमाने पे, तो हमें डिस्काउंट मिलेंगे। एक बंदा रॉ मटेरियल वाले के पास गया, उसे जाके कहता है भाई साहब 10 किलो रॉ मटेरियल दे दो, रॉ मटेरियल का रेट होता है 100 रुपया, तो उसको कितने का देगा? 100 रुपए की, क्योंकि 10 किलो कितना सा होता है। उसकी जगह पे मैं चला गया, मैंने कहा मुझे ना 10,000 किलो दे दो, डिस्काउंट किसको देगा? उसे या मुझे? मुझे मिलेगा। सस्ता मटेरियल किसे मिला? उसे या मुझे? मुझे मिला। इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बात क्या याद रखनी है, अगर हम बड़े पैमाने पे कारोबार करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? डिस्काउंट्स, और उन डिस्काउंट्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाएगा। तो इसका मतलब पहला इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है परचेजिंग। क्या होता है भाई? परचेजिंग। मतलब अगर बल्क में खरीदोगे, बल्क बाइंग करोगे, तो क्या होगा? डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, कम। ठीक है। नंबर 2, टेक्निकल इकोनॉमीज। ये टेक्निकल क्या होगा? अगर बड़े पैमाने पे काम होगा तो आप लेटेस्ट मशीन को खरीद पाओगे, इंपोर्ट कर पाओगे, तो लेटेस्ट मशीन से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी भाई। फिर उसके बाद है जी लेबर स्पेशलाइजेशन। ये क्या चीज होगी भाई? अगर आप बड़े पैमाने पे काम कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी लेबर को टेक्निकल स्किल सिखा सकते हो। सिखा सकते हो, पैसे दे लगा सकते हो ना भाई, उनकी ट्रेनिंग करवा सकते हो ना बाहर से इंजीनियर मंगवा के, क्योंकि आपका कारोबार बड़ा है, पैसे ज्यादा है आपके पास, कर सकते हो ना। तो जब लेबर को टेक्निकल स्किल मिलेगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, वो वेस्टेज कम करेगा, क्योंकि वो कारीगर अच्छा बन गया, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपनी की कम हो जाएगी। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल इकोनॉमीज।
अब ये क्या होते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज? अगर आप बैंक के पास जाओ और बैंक से जाके 10 लाख रुपए का लोन लो, और मैं बैंक गया, मैंने जाके 50 करोड़ का लोन फाइल कर दिया, किसको लोन मिल जाएगा? मुझे भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा, ठीक है? प्रॉपर्टी रखवाएगा, गिरवी तो दे देगा लोन। नहीं तुसी ताड़ी मैं गल थोड़ी ना कर रहे, तो बैंक च बड़ा नहीं देना उन्हें। तो जाके क्या मैंने लोन चाहिए, तो कहेंगे अपनी 1 to 5 ले क्या 1 to 5 होगी 1.5 लाख की, उसने तुझे 10,000 का लोन देना है। वो एजुकेशन पे मिलता है ना यार। तो तुमने एजुकेशन थोड़ी ना लेनी, तुमने सिगरेट पी के खत्म कर देना। सिगरेट नहीं पीता, क्या खाता है? लेज, क्या स्टिंग पीता है? घर के, तो फिर मोटा कैसे हो गया? क्या अम्मा देसी घी वाले पराठे पका देते? ना खाना यार, कम खाया कर। अच्छा, ये तो ज्यादा। कहाँ से आया हुआ है? भावलपुर से। चल कोई बात नहीं है। जमीनें अब्बा की? तो अब्बा क्या करते हैं? बैंक मैनेजर है। तो फिर देसी घी कहाँ से आता है? लोग गिफ्ट दे जाते हैं। अच्छा अच्छा, सही हो गया। कमाल। मक्खन खाया गया, देसी घी कम खाया गया, क्योंकि देसी घी के बाद अगर आप जिम नहीं करोगे, वॉक नहीं करोगे, तो ये नहीं निकलता बॉडी में से। तो पुराने वक्तों में लोग खा के ना खेतों में काम कर लिया करते थे, तो फिट रहते थे। बल्कि फिट क्या, बहुत ही फिट रहते थे। आज के दौर में अगर आप देसी घी ऐसी कोई भी चीज़ खा के काम नहीं ना करोगे, स्टूडेंट स्पेशली, तो फिर रात को जॉगिंग किया कर, तेज जॉगिंग किया कर, सही फुल तेज, बेशक 5 मिनट की कर। तो एक दफ़ा स्वेटनिंग हो, तेरी हार्ट रेट चला जाए 120-140 के ऊपर, बस काफ़ी है इतना, फिर तू सेट रहेगा। अदरवाइज जरा जो अस्थमा है ना, वो ज़्यादा होता जाएगा। अस्थमा है ना तुझे, ज़्यादा होता जाएगा। मुझे भी सेम मसला था ना। चलें जी, फाइनेंशियल इकोनॉमीज में हम क्या करेंगे? अगर मैं लोन लेता हूं, लेकिन बड़ी अमाउंट का लोन लेता हूं, तो देखो बैंक हमेशा क्या करते हैं, जो छोटी अमाउंट के लोन होते हैं ना, उन पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। और अगर बिगर अमाउंट का लोन है, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? कम, क्योंकि भाई बैंक की पक्की रोटियां लगी ना। 50 करोड़ का लोन है, उसके ऊपर मुझे 10% के हिसाब से चार्ज करे, और 10 साल का लोन हो, तो 10 साल तक उसकी महाना रोटियां लग गई। और आपका 10 लाख का लोन होगा, तो कम से कम भी वो 22% चार्ज करेगा, रियल में बता रहा हूं। तो इसका मतलब सस्ता लोन किसे मिला? मुझे। तो मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होगी भाई साहब? कम। तो मेरी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी क्या हो गई? कम हो गई। फिर उसके बाद आता है जी मैनेजेरियल इकोनॉमीज। अब ये क्या होती हैं? देखो, जो बड़े पैमाने पे लोग काम करते हैं ना, वो स्किल्ड एग्जीक्यूटिव्स हायर करते हैं, या स्किल्ड मैनेजर्स हायर कर सकते हैं। जो स्किल्ड मैनेजर्स होते हैं, एक्सपीरियंस मैनेजर होते हैं, वो कम सैलरी लेते हैं, ज्यादा सैलरी लेते हैं। लेकिन ज्यादा सैलरी लेंगे तो बिजनेस भी तो ज्यादा ला के देंगे ना, ऐसा ही होगा ना। तो जब मैनेजेरियल इकोनॉमीज हमें ये बताती हैं कि जो बड़े पैमाने पे कारोबार करोगे, तो आपको मैनेजर एक्सपेंसिव रखना पड़ेंगे, आप अफोर्ड कर सकते हो। जिससे क्या होगा? आपका बिजनेस ग्रोथ ज्यादा करता है, बिजनेस ग्रोथ ज्यादा होती है। क्या छोटे बिजनेसेस अफोर्ड कर सकते हैं एक्सपेंसिव मैनेजर्स को? नहीं ना अफोर्ड कर सकते। क्यों? जैसे आप जिन भी एफएससी वाले कॉलेजेस में पढ़े हुए हो, वहां पे टीचर की मैक्सिमम कितनी सैलरी होती होगी? मैक्सिमम यही हो बड़े एक्सपीरियंस के बाद, ऐसा ही है ना। लेकिन जो न्यूली रिक्रूट करते हैं 25,000 तक। हाँ, जो नया कोई यंग बॉय हो 40,000 तक। महंगाई बहुत होगी, 40,000 तो कुछ भी नहीं है यार। मोर देन 50, 55, 60 तक कर लो, ऐसा ही है। ठीक है, सीए कॉलेजेस में किसी को वो मानेगा ही नहीं कि 60,000 मेरी सैलरी हो। अगर हो तो बस 2 लेक्चर देने हैं मैंने। और वो कितने लेक्चर देते हैं? 100। हुए तो फर्क आ गया ना। अगर कोई सीए कॉलेज में, जहां पे जैसे आप पढ़े हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे किसी की 60 होगी, वो सिर्फ 1 लेक्चर देगा, या बड़ा भी कोई एहसान करेगा कॉलेज पे 2 दे के, बस भाई साहब 2 लेक्चर हैं 1-1 घंटे का, 2 घंटे हो गए, बस मैंने 2 घंटे रोज आना है, इसके अलावा नहीं मैंने पढ़ाना। समझ आई ना बात की? और अगर सीए को भी छोड़ के आप इंटरनेशनल स्कूल चले जाओ, जैसे एलजीएस वगैरह है, वहां पे कितना होता है भला पता है? वहां पे अगर आप ए लेवल को पढ़ा रहे हो, सिर्फ 45 मिनट आपने पढ़ाना है, और महीने में आपके 12 लेक्चर होंगे, और आपको मिलेगा 70,000 रुपया। 45 मिनट पढ़ाना है, 12 लेक्चर देने हैं, 70,000। वो सबसे लुक्रेटिव है पाकिस्तान में।
यार वहाँ पे बड़ा मुश्किल है यार, मैं बड़े अरसे से ट्राई कर रहा हूँ LGS में। वहाँ पे सबसे है कि आपकी एज 40 होनी चाहिए। हाँ DDC मतलब? ओ नहीं यार, इधर नहीं, सिर्फ LGS नहीं तो कहीं नहीं। हाँ यार वहाँ पे बड़ा मसला बन जाता है, बहुत इशू बन जाता है। मुझे अच्छे से याद है जब फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे CV दी, काफ़ी अरसा पुरानी बात है, वहाँ पे हरासमेंट के 5 केस निकल आए, ठीक है, जिसमें टीचर इन्वॉल्व थे, मेल टीचर। उन्होंने सारे मेल टीचर की इंडक्शन बंद कर दी। मैं कोई मेल नहीं रखना है कहते बाबा रखना है, 50 साल का। वाकई में दोबारा फिर वहाँ पे एक वैकेंसी आई, मैंने फिर CV दी, फिर एक टीचर के ऊपर मसला बन गया, उसको भी उन्होंने निकाल दिया और फिर वहाँ पे उन्होंने बैन कर दिया। ये बड़ा इशू आता है ऐसी जगहों पे। बहरहाल नसीब की भी बात होती है। आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे जितना 1 2 3 4 5 मैंने लिखवाए, तो 5 में अगर देखें तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन इन लेबर। तो स्पेशलाइजेशन इन लेबर का क्या मतलब हुआ, वही जो मैंने बता दिया आपको, बस आपने उतना ही याद रखने से ज्यादा कोई चीज नहीं याद रखनी है। फिर उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये क्या हुआ भाई, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आना। फिर उसके बाद है बाइंग इन बल्क, वही परचेजिंग करोगे, रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। फिर उसके बाद लिखा होगा कैप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल इकोनॉमीज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे कहते हैं, फाइनेंशियल, कि आप बैंक के पास जाओ, लोन लेके आओ, लोन लेके आके भाई साहब यहाँ पे पुट कर दो, तो उसे क्या कहेंगे, फाइनेंशियल इकोनॉमीज। क्लियर हुई बात। फिर उसके बाद है रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस मैंने नहीं लिखवाया, मैंने उसकी जगह मैनेजरियल लिखवा दिया। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का मतलब होता है अगर एक छोटी सी फैक्ट्री है, वहां पे कोई चीज खराब हो गई तो वो बाहर से बंदे को फोन करके बुलाएंगे, ठीक है, महीने में 10 दफा खराब होती है तो 10 दफा फोन करके बुलाओगे, बंदा 10 दफा पैसे चार्ज करेगा। ऐसा ही है, एक फैक्ट्री बहुत बड़ी है, उसमें बहुत ज्यादा मशीन्स हैं, तो वो ऐसे बंदों को बुलाएंगे या वो बंदे ही हायर करके अपने पास मजदूर वो रख लेंगे सैलरी पे। सैलरी पे, जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिशियन है फुल टाइम के ऊपर है, वो हायर्ड है यहाँ पे, कोई AC खराब हो, लाइटें खराब हो, कुछ खराब हो, उनकी फिक्स सैलरी है, उन्होंने सही कर देना, तो ये सस्ता पड़ जाता है। तो इसका मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ये मतलब है कि जो बड़े पैमाने पे काम करते हैं वो लोगों को, ऐसे लोगों को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे जी, स्टार्टअप कॉस्ट हमने नहीं करना। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, जो छोटी कंपनी होती हैं वो यूट्यूबर को हायर करके अपनी करवा सकती हैं एडवर्टाइजमेंट। वो नहीं यार, बड़े पैसे हायर करते हैं यूट्यूबर। भाई यूट्यूबर कितने, आपके ख्याल से ये डकी लोग जो हैं, डकी लोग को देखते हो ना तुम, किसको देखता है, चल फिर तो अच्छी बात है। वैसे आप लोग किस यूट्यूबर को देखते हो, कैरी मिनाटी को देखते हो? अच्छा, सारे दांत सबके निकल आते हैं नाम सुन के, देखते किसी को नहीं हो। कैरी मिनाटी का पता है, हाजी कैरी मिनाटी रहमतुल्लाह अलैह, नहीं पता? किस, कोई यूट्यूबर तो होगा जिंदगी में यार। हाँ, मुझे नहीं उसका पता, क्या करता है वो? लिटिल लिटिल बिग शॉर्ट्स, क्या करता क्या है वो? अच्छा, कॉमेडियन है, ठीक है। वो अगर, वो तो चलो गोरा होगा ना, ज्यादा महंगा होगा। यहाँ पे अगर बात कर लो, उसको तो देखते होगे ना यार, क्या नाम है उस लड़के का, जुल्कुलनैन, टिकटॉकर है। अगर उसको आपने कहना कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आके सिर्फ तुमने ना एक छोटी सी हमें 30 सेकंड की वीडियो बनानी है, कितने पैसे लेता होगा? हाँ, कम से कम 5 से 6 लाख रुपया, कम से कम 5 से 6 लाख रुपया लेता है 30 सेकंड का। तो हाँ, 30 सेकंड की टिकटॉक की रील होती है, और कितने की होती है? वो एक ऐसे पोलर रिकॉर्ड भी ऐसे ही करता है, पिज्जे खाता है जाके दुकानों पे, और वो भी ऐसे ही करता है, लाख लाख रुपया लेता है। स्टार्स तो फिर यार लेवल ही हो रहा है ना, जो ड्रामे वाले लोग हैं वो तो 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपया लेते हैं। मेरा कजन है, प्रॉपर मॉडल है वो एक क्लिक का, ऐसे क्लिक करोगे ना 5,000 लेता है, ठीक है। उसको टी शर्ट पहना के एक क्लिक करो 5,000, 10 टी शर्ट्स हैं तो 50,000। अब उसका रेट बढ़ गया होगा, पुराने रेट की बात है, काफी अर्सा हो गया मुझसे मिला नहीं, ठीक है। एक मेरा स्टूडेंट है, वो इसका ब्रेकआउट का नाम सुने, ब्रेकआउट और आइडियाज, उसका एम्बेसडर है। वो लेता है तकरीबन 1.5 लाख एक कैंपेन का। अभी उसकी नई कैंपेन आइडियाज की लॉन्च हुई है यमुना जैदी के साथ, ठीक है। वो पीछे खड़ा था, उसके ऐसे आगे के सिर से बाल है, मोइज अली खान नाम है उसका, वो मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है A-levels का। वो लेता है 1.5 लाख रुपया एक कैंपेन का। तो भाई साहब उनको तो पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं है, सही है ना। तो एक कैंपेन में कितना टाइम लगता है, 3 घंटे लगते हैं,
बस खाना भी वो देते हैं, पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं, उनसे कपड़े मांग लो कपड़े भी दे देंगे। जो कपड़े पहने हो ना उसको कह दो मैं लेके जा रहा हूं, नहीं उतरवाते आपसे। अब मेरे कजन को वो नाम सुना है आपने, खबरनाक, खबरनाक में बुलाया था, उल्टा 50,000 उसको दिए थे जेब से खबरनाक वालों ने कि तुम आओ और बैठो आगे सिर्फ। तो भाई ये मीडिया और चीज है। तो क्या वहां पे हम छोटे बिजनेसमैन ऐसे लोगों को हायर कर सकते हैं ना? लेकिन अगर बड़ा कारोबार है तो कर सकते हैं। मैं तो क्रीसेंट वालों को भी कहा था, यहाँ पे जुल्कुरनैन और उसकी जो वाइफ है उनको कहीं सीए करना है तो यहाँ पे एक वीडियो बनाए छोटी सी, और यकीन करो बड़ी चलेगी भाई। ऐसे कॉलेजेस को ना पता नहीं है एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं कसम से, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, बैग लेके आ रहे हैं, वो पहले जा रहा है इंजीनियरिंग साइड पे, वहां से उसको धोखा लग गया, फिर वो एमडी कैट में गया, वहां से रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही छोटा सा क्लिप बनाना है 1 मिनट का, फिर वो अल्टीमेटली सीए में आने का सोचा और वो क्रीसेंट में आ गया। बस ये उसने वीडियो बनानी है। अल्लाह अल्लाह खैर साला। देखो ना उसकी व्यूअरशिप कितनी है, उसके फॉलोअर कितने हैं, मिलियन नहीं ज्यादा होंगे यार, 5 मिलियन, 50 लाख उसके फॉलोअर हैं। उसमें से सारे लड़के ही होने हैं, कौन से के बाबे होने हैं, ठीक है ना, लड़के ही होने हैं जिनको गाड़ियों शाड़ियों कैसे कामों का शौक है। और वो गांव वाले लोग ज्यादा हैं, गांव साइड से लोग ज्यादा हैं, जो पेरिफेरल एरियाज है ना वहां के लोग ज्यादा हैं। तो देख लो वो क्या करेंगे, वो एडमिशन ही देंगे क्या? उनमें से एफएससी वाले कितने होंगे, कम से कम 1 लाख उनमें से एफएससी वाला होना है। देखो तुम लोगों को मार्केटिंग थोड़ी सी बता रहा हूं। अब 1 लाख वीडियो देखी एफएससी वाले ने, ठीक है, ऑल अराउंड पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा। फिर उसके बाद वो उसमें से अगर 1 लाख में से सिर्फ 1,000 भी इंप्रेस हो गया, 1 लाख का 1,000 कितने परसेंट बनता है भला, 1%, तो 1,000 स्टूडेंट कम होता है। लगा कितना पैसा, 4-5 लाख, और 1,000 स्टूडेंट का एडमिशन आ गया। समझ आ गई बात की? तो ये सिर्फ बड़े लोग हायर कर सकेंगे, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ऑनलाइन वालों बस आज इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। करने बंद क्या